हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग के बीच हम लाए हैं जीके का 50 क्वेश्चन लाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो या सीडीपीओ हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जीके का 50 क्वेश्चन। तो ये आज सेट 1 है, इसके बाद हम सेट 2 बताएंगे। इसी तरह रेगुलर चलता रहेगा। ये सेट 1 है, इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 उसी तरह आप लोग को करवाएंगे। ये सेट 1 है आज। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और करंट अफेयर्स का, एडिटोरिया का, ईयरली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो जो लोग भी नहीं देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 5 वीडियो अपलोड हो चुका है एडिटोरिया का, ईयरली करंट अफेयर्स का। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। और हाफ ईयरली का भी वीडियो अपलोड हो चुका है एडिटोरिया का, 10 वीडियो, वो भी प्लेलिस्ट में डल चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर देखें। और हिस्ट्री का भी, आधुनिक भारत का भी चैप्टर्स वाइज का वीडियो अपलोड हो चुका है। और पॉलिटी का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। बीपीएससी के लिए ये सब सारा वीडियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज से पहला क्वेश्चन सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो बोल रहा है अक्षय ऊर्जा का स्रोत है वो योगदान जो है भारत का, वो कितना प्रतिशत है? तो वो 21% है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21%। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को हम बताएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन है ये 21% है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का योगदान निम्न है। अक्षय ऊर्जा का 21% अभी आप लोग को हम बता दिए हैं, 21%। उसके बाद थर्मल का है 64%, उसके बाद नाभिकी का है 2% और हाइड्रो का है 13%। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या अक्षय ऊर्जा का स्रोत कितना प्रतिशत है? तो वो 21% हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर जो गर्त है किस महासागर से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो ये है प्रशांत महासागर से। तो इसका 2 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका है प्रशांत महासागर आंसर। ये जो है ये चैलेंज गर्त मेरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही की मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? केथी सुलीवानी बनी है। मेरियाना ट्रेंच को कौन पार की है? प्रथम महिला केथी सुलीवाना। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यही है मेरियाना ट्रेंच, ये है, ठीक है। यहाँ फिलीपींस है, यहाँ ताइवान है, यहाँ मलेशिया है, यहाँ ब्रुनई है, ये सब है इसके अगल बगल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वरना तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है कृष्णा नदी, तो बता ही दिए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। ये सब है कृष्णा की सहायक नदी, ये ध्यान में रखिएगा। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम कहाँ होता है? मालेश्वर के निकट होता है। भारत की दूसरा सबसे बड़ा नदी कौन है? तो वो कृष्णा ही है, दूसरा सबसे बड़ा नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मालेश्वर के निकट से होता है। तो इसका आंसर हम आप लोगों को क्या बताएं? कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा।
तो ये है इसका ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल भी है। ग्रेट विक्टोरिया है, तनामी मरुस्थल है, गिम्सन है और सिप्सन मरुस्थल है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो पूछ रहा है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में ही है। आप लोग को पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है कौन? काली मिट्टी। ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन में दिया हुआ चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री वो क्या होता है? तो ये नियुक्त होता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 6 का आंसर। नियुक्त किया जाता है भारत का प्रधानमंत्री। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 37 का आंसर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है इसके बारे में 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? तो ये किस अधिनियम को दिया था? तो दिया था भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? तो यही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ही देख लेते हैं थोड़ा। भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। मदन मोहन मालवीय ने क्या बताया था? अंदर से खोखला। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बताया था? इसको गुलामी की दास्तां। किसको? 1935 को, अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो उसके समय प्रतीक चिन्ह पूछा था, क्या था? तो ये क्या था? ये हाथी ही था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा। तो यही है, भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। यही है इसका आंसर, हाथी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? क्या पूछ रहा था? भारत का जो संविधान है किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 8। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये है संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में वर्णित किया गया है, जबकि भाग 4 में क्या किया गया है? नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का वर्णन है। ध्यान में रखिएगा, 4 में किसका है वर्णन है? नीति निर्देश सिद्धांत का। और भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में वर्णित है। ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है वन जीव का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो जो वन जीव है उसका संरक्षण जो वो पूछ रहा है किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ए और सी दोनों। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। ये हो गया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वन जीव की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेखनीय अनुच्छेद कितना में है? 51 का को में है। वन जीव अधिनियम 1972 में जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था, 1972 में। ध्यान में रखिएगा डेट। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो उनको दार्शनिक राजा कहा जाता था? तो ये कहा जाता था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। यही है डॉक्टर राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं राधाकृष्णन, और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो इजी है, सब लोग बता देंगे, दीजिएगा आप लोग। क्या बोला? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का संस्थान का प्रावधान है? तो पंचायती राज तो आप लोग सभी जान रहे होंगे, अनुच्छेद 40 के तहत है। इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन क्वेश्चन छुपा हुआ भी रहता है, इससे बहुत सारा सॉल्यूशन भी निकलता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारत में अनुच्छेद 40 के ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। वह संविधान के अनुच्छेद 40 में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में है, क्योंकि गांधी जी ने प्रशासन के विकेंद्री पर जोर दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य होता है? तो कितने समय के भीतर अनिवार्य होता है? वो 6 माह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का आंसर। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कुछ। ये है, तो ये है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा। संविधान में अनुच्छेद 243 ई के अनुसार यदि पंचायत की अवधि 5 वर्ष पूरी होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो विघटित की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो 6 माह इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि समिति ने भारत
में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो उस समिति का नाम क्या है? तो उस समिति का नाम है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का आंसर, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन कब किया गया था? डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। 1966 में 5 जनवरी को, डेट याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? ये तो बता ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 15 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये भी पता होगा आप लोग को, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य से है? तो ये है बांसुरी, ये थे बांसुरी वादक। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का आंसर। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, इसके बारे में क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये सब भी देखना ज़रूरी होता है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादक से है। इस वाद्य से संबंधित प्रमुख व्यक्ति और भी हैं। तो कौन कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया भी रह चुके हैं बांसुरी वादक से, एन लीला भी रह चुके हैं, और राजेंद्र प्रसन्न भी रह चुके हैं। तो तीनों का नाम याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी पता होगा आप लोग को। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल मनाया जाता है 8 मई को। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यही है, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। 8 मई को 2 चीज़ मनाया जाता है, क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। दोनों याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो वो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद का मुख्य जिम्मेदारी है। किसका है? सुरक्षा परिषद का, इसलिए इसको कहा जाता है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। यह सिक्योरिटी काउंसिल, यही है इसके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेगास्थनीज ने भारतीय राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? जो मेगास्थनीज जो थे, भारत समाज को कितने भागों में विभाजित किया था, ये क्वेश्चन है। तो कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये 7 भागों में विभाजित किया था भारत को, भारतीय समाज को। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, जो निम्नलिखित है। कौन कौन भागों में बांटा था? तो था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 भागों में बांटा था। कौन? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो ये बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये कब की गई थी? तो 1897 में किया गया था बेलूर मठ की स्थापना। पूछते कहाँ किया गया था? तो ये कलकत्ता में किया गया था। तो इसके बारे में भी बता देते हैं। तो ये है, यही है बेलूर मठ, जो कलकत्ता में है, दक्षिणेश्वरी मंदिर के पास। वहाँ से पार कीजिएगा, दक्षिणेश्वरी मंदिर वहाँ पे है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी।
इसके प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक भी आत्मीय समाज की संस्था कौन है? राजा राम मोहन राय। वेद समाज के केशव चंद्र सेन। शारदा सदन का रमाबाई। और विश्व भारती के रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कब किए थे ये? तो 1921 में। ठीक है, विश्व भारती का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? कौन सा एक्ट को? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये है नेटिव मैरिज एक्ट 1800 कब में? 72 में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे। यही क्वेश्चन था। कुछ प्रमुख सामाजिक अधिनियम तथा गवर्नर जनरल, इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। शिशुवध प्रतिबंध, ये कौन है? किस गवर्नर जनरल के कारण समय में हुआ था? तो वेलेजली के। फिर सती प्रथा का प्रतिबंध लगा था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन। दास प्रथा पर प्रतिबंध, तो लॉर्ड एनबरो। नाम याद रखिएगा आप सब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये आप लोग को भी पता होगा, बहुत जगह पढ़े होंगे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का आंसर। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। यही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1929, 1936, 1937 अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं 1929 में जो अधिवेशन में भाग लिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहाँ से लिए थे? 1936 में कहाँ से लिए थे? और 1937 में कहाँ से लिए थे? तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर सम्राट पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या? जो विजयनगर पर शासन किया था उसका क्रम पूछ रहा है। तो उसका क्रम क्या क्या हो जाएगा? पहले से बाद में सजाना है। तो पहले क्या होगा? तो पहले होगा संगम वंश, फिर क्या होगा? सुलभ वंश, फिर हो जाएगा तुगलक वंश, फिर होगा आर्यवीडु वंश। तो यही क्रम है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, वही ने स्थापना किया था। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या था? अभी बताए थे, संगम, सुलभ, तुलुभ और आर्यवीडु। विजयनगर के शासकों कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए थे, जिनका संबंध किस वंश से था? तुगलक वंश से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 24 की ओर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? वो कौन सा मुगल शासक था जो हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? वो तो कौन सा शासक था? वो था औरंगजेब। ध्यान में रखिएगा आप लोग, औरंगजेब। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही औरंगजेब, यही है जो हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1669 में। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा था, नाम भी याद रखिएगा, जिंदा पीर कहा था औरंगजेब को। इसके समय में सूबों की संख्या सर्वाधिक कब थी? कितना थी? तो 20 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 की ओर। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है?
तो किसका मिलान सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो ये किसका मिलान सही नहीं है, तो ये है चुहार विद्रोह जो झारखंड, ये गलत है। इसका किससे है वो बताते हैं। फकीर विद्रोह जो बंगाल में हुआ था ये सही है, ठीक है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी ओम विद्रोह असम में हुआ था ये भी सही है, और तेभाग विद्रोह कहाँ हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, फकीर विद्रोह तो अभी बता दिए थे कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ओम विद्रोह भी बता दिए थे, असम में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था सब। फिर तेभाग विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। सिर्फ कूका आंदोलन जो है वो पंजाब में हुआ था, बाकी सब बंगाल में। एक असम में हुआ था, ओम से याद रख सकते हैं। असम में फकीर हो गया और चुआर हो गया और तेभांग हो गया, ये कहाँ से है, बंगाल से है। कूका तो पंचा ही आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, कूका विद्रोह पंजाब से है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। जो 1857 जो क्रांति हुआ था तो लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था, तो वो कौन था, तो वो था कैंपबेल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का आंसर। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं आप लोग को। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। कहाँ से, तो 10 मई 1857 से। कहाँ से, तो मेरठ से, नाम याद रखिएगा। लखनऊ में इस क्रांति का बेगम हजरत ने किया था। जब लखनऊ में ये हुआ था तो इसका नेतृत्व कौन किया था, तो बेगम हजरत महल ने। जबकि इस विद्रोह का लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेज नायक कौन था, तो कैंपबेल था जो दबाने वाला, और नेतृत्व कौन किया था, तो हजरत महल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। तो कौन सा सिख गुरु है, तो है गुरु अंगद देव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी 27 का। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यह है गुरु अंगद देव, यही है, यह है गुरु अंगद देव जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ करवाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था। सिख गुरु में प्रथम गुरु कौन थे, तो नानक जी की जीवनी पर भी गुरु अंगद ने लिखी थी। जीवनी कौन लिखा था, गुरु नानक पर, तो यही अंगद देव लिखे थे। जो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 28 है, गांधी इरविन पैक्ट कब पारित हुआ, तो 1931 में तो हुआ था, लेकिन यहाँ तो 2 ऑप्शन है 1931 में। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डेट आप लोग याद रखिएगा। इरविन समझौता बोलिए या गांधी इरविन पैक्ट बोलिए, ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविख्या अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यही है इरविन, यह है गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। UNDP ने पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो क्या कौन पूछ रहा है, किसके बारे में, UNDP जो है ये मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया था, तो किया था 1990 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी 1990, यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व कौन किया था, तो महबूब उल हक और इंगे कॉल ने किया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्या है? 30 नंबर है दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी फेमस है। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? ये है रघुराम जी राजन, जो आरबीआई के गवर्नर है, रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन, दी थर्ड पिलर, द थर्ड पिलर यह है थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है। तो यही है पुस्तक जो लिखे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो ये कौन है? तो ये है ए और बी दोनों हो जाएगा, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही है आल्प्स पर्वत, यही है आल्प्स पर्वत। तो विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है जो अभी बताए थे? फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? जो धान से निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है वो पूछा है। तो वो इथेन गैस निकलती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 32 का आंसर? ए। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉरी, इसका बी होगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धान के खेत से नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन में तो सिर्फ क्या डाला हुआ था? मीथेन डाला हुआ था, इसलिए इसका आंसर मीथेन होगा। ऐसे होता है नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तीनों गैस होता है। तो यही है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है, कौन सा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक? तो कौन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक? तो पारा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं आप लोग को। दिए गए विकल्प में सबसे अच्छा सुचालक पारा है, अन्य चालकों धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा तो अच्छा चालक माना जाता है किसको? तो चांदी को माना जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, जिसको Ag से डिनोट करते हैं। और Au को सोना बोलते हैं, गोल्ड, इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। चांदी का होता है 47। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो ये आप लोग को भी पता होगा, बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे। ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। और परमाणु अगर पूछता तो नाभिकीय विखंडन हो जाता। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम 26% का बना होता है। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दूध उदाहरण है किसका? तो विलियन का, फेन का, वायुलियन का या पायस का। तो किसका उदाहरण है? तो ये भी पढ़ चुके होंगे आप लोग बहुत बार। ये पायस का उदाहरण है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही दो मिल्क था, दूध पायस का उदाहरण है। पायस दो या इससे अधिक अमिश्रित तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। तो ये मिल्क है, ये ऑयल है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर पायस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? जो एक्वारेजिया बनाया जाता है वो पूछ रहा है किससे मिलकर बनाया जाता है। तो ये किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो मिलाया जाता है
HCl प्लस HNO3 के साथ मिलाकर ये बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है, जिसमें HCl कितना होता है 100 ml और नाइट्रिक एसिड कितना होता है 300 ml। तो बनाया जाता है एक्वा रेजिया, जिसमें 3 अनुपात होता है नाइट्रिक एसिड का और 1 अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। शक्ति का मात्रक कौन है? तो ये भी पता होगा आप लोग को। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं आप लोग को। शक्ति किसको बोलते हैं? कार्बाई बटा समय को जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं या वाट भी बोल सकते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन होगा आंसर मार सकते हैं। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बल का व्यंजन न्यूटन के किस गति से प्राप्त होता है? व्यंजन पूछ रहा है, ठीक है। तो किस गति से, किस नियम से प्राप्त होता है ये न्यूटन का? तो ये दूसरा नियम से प्राप्त होता है। क्या नियम होता है? F बराबर एम ए। एफ किसको बोलते हैं? फोर्स मतलब बल। एम किसको बोलते हैं? मास मतलब द्रव्यमान। ए किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन मतलब त्वरण से, ठीक है। तो यही फार्मूला प्राप्त होता है बल का नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। सॉरी 38 2 बार था, नहीं ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन हम बता देते हैं आप लोग को। जब किसी वस्तु का बाहरी बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल के व्यंजन न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो यही था जो अभी आप लोग को बताते हैं। F बराबर ma से होता है। ठीक है, ये मोमेंटम का फार्मूला है, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। मोमेंटम बराबर P बराबर होता है m इंटू भी। m क्या हुआ? मोमेंटम। ये m क्या हुआ? मास। v क्या हो गया? वेलोसिटी। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। देखिए यही फार्मूला भी हम लाए थे, F बराबर ma, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो वो किसको परिवर्तित करता है, ये क्वेश्चन है। तो ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? तो डायनेमो। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं आप लोग को। तो यही है डायनेमो। ये है, सॉरी रुकिए, यही है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही है डायनेमो। जो देखिए यहाँ वोल्ट मीटर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ ब्रश है, यहाँ मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा रहता है। ब्रश है इसका स्कॉर्लिंग, ये सेल है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड सर्कल को में शेयर कर सकते हैं। और एडिटेरिया का ईयरली करंट प्रोफेसर का वीडियो 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाफ ईयरली का वीडियो अपलोड हो चुका है 10 तक, वो भी प्लेलिस्ट में डल चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। और आधुनिक भारत का भी वीडियो अपलोड हो चुका है चैप्टर वाइज, जो बीपीएससी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट होगा। और पॉलिटी का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। दूध का सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है दूध का? तो किससे मापा जाता है? ये बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। तो किससे मापा जाता है? ये हाइड्रोमीटर से, सॉरी लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही होगा लेक्टोमीटर। दूध का सर्वाधिक घनत्व लेक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। यही लेक्टोमीटर। ये टेस्ट ट्यूब है, ये मिल्क यहाँ डाल देते हैं, ये टेस्ट ट्यूब से देखते हैं यही लेक्टोमीटर से कि दूध की शुद्धता मापा जाता है इससे, अपेक्षित घनत्व। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये जीव नहीं है, बाकी सब है, प्रकाश है, जल है, मिट्टी है, ये जीव नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जीवियों एवं अजीवियों दो मुख्य घटक होते हैं। आजीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश तथा ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जीव घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब आते हैं। ठीक है, ये बायोटिक लिविंग है, ये बायोटिक नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पहले कथन पढ़ लेते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण एक लाइकोपीन है। पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन है। सेब के लाल रंग का कारण इथेसाइनिन होता है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सियन है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये पपीते के पीले रंग का कारण सेनिनिन नहीं है, ये गलत है, ये गलत दिया हुआ है। बाकी टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, सेब का लाल रंग जो होता है इथोसाइनिन के कारण होता है, और लाल मिर्च का लाल रंग कैप्सियन के कारण होता है। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए, पपीते का वानस्पतिक नाम क्या है? केरिका पपाया। क्या है वैज्ञानिक नाम? केरिका पपाया। इसमें केरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो विटामिन ए का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित से कौन सा कण जो है रक्त में नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या नहीं पाया जाता? लाल रक्त कण पाया जाता है, श्वेत पाया जाता है, बिंबाणु पाया जाता है, थ्रोम्बियन नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं। तो ये है थ्रोम्बियन एक प्लाज्मा है जो 100 मिलीलीटर से 15 मिलीलीटर होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये तो पता है कि 1931 में किया गया था, लेकिन डेट याद है आप लोग को? 3 गोलमेज हुआ था। तो पूछ रहा था दूसरा गोलमेज कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को। पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को, तीसरा हुआ था 1932 को। गांधी जी ने अच्छा बताइए, गांधी जी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, और तीनों गोलमेज में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज में कौन लिया था? भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। और एक और क्वेश्चन है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने? तो वह था बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, कब? तो 1924 में। भी डेट याद रखिएगा आप लोग, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं आप लोगों को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को
किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, मतलब गांधी जी ने दूसरा में भाग लिया था। इस सम्मेलन सांप्रदायिक समुदाय विवाद के कारणों का में असफल रहा था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, यही है, गांधी जी ने हिस्सा लिया था मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, पहला और तीसरा में भाग नहीं लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? 1942 में कब राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो उसको पूछा है किस जेल में रखा गया था। तो ये भी पता होगा आप लोग को, तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल कहाँ है? पटना में है। तो यहाँ रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को 1942 में। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बता देते हैं आप लोग को। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? तो 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर में रखा गया था। तो क्योंकि ये बिहार से थे इसलिए ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 3 दिसंबर 1884 से इनका जन्म है और उनका मृत्यु कब हुआ था? 8 फरवरी 1963 को। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ये किसको चुना गया था? विनोबा भावे को चुना गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही। इसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं आप लोग को। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में किया था। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया था? विनोबा भावे को। यही है, आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसने मित्रा मेला का संघ की शुरुआत की थी? तो कौन किया था मित्रा मेला का शुरुआत? तो ये किए थे बी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन बताए थे आप लोग को। तो ये अभिनव भारत। मित्रा मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर रावत बी.डी. सावरकर ने की थी। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था। किसका? मित्रा मेला का, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बोलेंगे कि अभिनव भारत से कौन जुड़े हुए थे? तो यही जुड़े हुए थे बी.डी. सावरकर। अब मित्रा मेला के संघ की शुरुआत कौन किए थे? तो यही बी.डी. सावरकर, जो आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? महारत्न का और नवरत्न को कितने कंपनियों को दर्जा ये प्राप्त है? तो ये कितने कंपनियों को प्राप्त है? महारत्न हो गया 10 और नवरत्न हो गया 14, ये दोनों को। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं आप लोग को। यही है, मार्च 2021 तक भारत में कुल कितने 10 कंपनियों को महारत्न और जबकि 14 कंपनियों को नवरत्न से दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो यही है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो कौन परिवर्तन होता है? ग्लाइकोलिसिस में कौन परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ग्लूकोज पायरुविक अम्ल, यह परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 49 का आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन बताए थे आप लोग को। तो यही है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यही है इसका पूरा प्रोसेस।
क्वेश्चन नंबर 49 हो गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज 50 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह आप लोग के बीच हम सेट लाते रहेंगे, डेली 2 सेट या 1 सेट, जितना भी टाइम मिले आप लोग को हम करवाते रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज देख लेते हैं, लास्ट 50। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? इसमें से कौन सा जलीय है, ये क्वेश्चन है। तो ये है शैवाल, जो है वो जलीय है, जो क्योंकि ये हरा होता है, ये पानी के अंदर, ये जलीय है, इसलिए शैवाल होगा इसका आंसर। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जनगंग एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। तो यही है शैवाल, जो ग्रीन पानी में हो रहता है, तालाब में रहता है, पोखर में भी रहता है। तो ये हो गया शैवाल। तो ये हम बताएं आप लोग को प्रैक्टिस सेट, आज सेट 1 बताए हैं। इसी तरह हम आप लोग को डेली सेट बताएंगे। तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।